वाई हम लोग CSIR नेट की जो CSIR नेट लाइफ साइंसेस का सिलेबस है उसमें हम लोग क्यों क्यों हम लोग 13 यूनिट्स जो 13 यूनिट सिलेबस के हैं हम लोगों के 13 यूनिट्स सिलेबस के जो है हम लोगों के वो हम लोग क्यों प्रिपेयर करें। ठीक है, मेरे पास सिलेबस भी है और वो सिलेबस यहीं पे है, आप लोगों को हम दिखा देते हैं सिलेबस। तो सिलेबस में आप लोगों का कितने यूनिट्स हैं, सिलेबस में आप लोगों के टोटल 13 यूनिट्स हैं। आप लोग देख सकते हैं ये रहा CSIR नेट का सिलेबस जिसे मैंने प्रिंट आउट किया है और इसमें टोटल 13 यूनिट्स हैं। तो आप लोगों का सबसे पहला सवाल यही होता है कि आप लोग 13 यूनिट्स क्यों प्रिपेयर करें। ठीक है, तो और दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि 13 यूनिट्स टोटल प्रिपेयर करना मतलब कि कितनी कौन सी इंपॉर्टेंट यूनिट्स है जिसको हम लोगों को प्रिपेयर करना चाहिए। आप लोगों का दो ही क्वेश्चन होता है कि क्यों 13 यूनिट्स की जाए, वाई 13 यूनिट्स, और दूसरा क्वेश्चन क्या होता है कि कितना यूनिट करें, हाउ मेनी यूनिट्स आर इनफ फॉर क्लियरिंग CSIR नेट एग्जाम। तो हाउ मेनी तो ये क्वेश्चन काफी टिपिकल है, क्यों एंड हाउ मेनी CSIR यूनिट आर इनफ टू क्लियर द एग्जाम। तो इन दोनों सवालों का जवाब तो मेरे पास भी नहीं है। तो लेकिन मेरे पास क्या है, लेकिन मेरे पास आप लोगों के लिए कुछ थॉट प्रोसेस है, मेरा अपना पर्सनल थॉट प्रोसेस है जो आप लोगों को इन दोनों सवाल का जो जवाब है उसे बताने यानी उससे आप लोगों का जो आंसर है उसे आंसर को क्लियर करने के लिए शायद ज़रूरी है या इनफ है, वो तो आप लोगों पे डिपेंड करता है, हम कुछ नहीं कह सकते। बट मैंने एक नॉर्मल सा एक वेन डायग्राम बनाया है जिसके बाद अगर आप लोगों को मतलब आप लोगों को क्लियरिटी नहीं आई कि क्यों 13 यूनिट्स करना ज़रूरी होता है या फिर नहीं ज़रूरी होता है, तो फिर मेरे ये वीडियो बनाना मतलब ठीक ठाक रहेगा, बट वेस्ट तो नहीं कह सकते हैं। पर हाँ, इससे आप लोगों को थोड़ी माइंड क्लैरिटी मिल जाएगी कि 13 यूनिट्स क्यों करनी चाहिए। और मैंने तो कभी क्वेश्चन किया ही नहीं कि 13 यूनिट्स क्यों करें। तो ओवरऑल 13 यूनिट्स करना भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैक्सिमम यूनिट को कवर करना इंपॉर्टेंट होता है। जो भी आप लोगों का इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है, जो भी आप लोगों को इंटरेस्ट वाला टॉपिक लगता है उसे आप लोग ज़रूर कवर करें, इंटरेस्टिंग टॉपिक को ज़रूर कवर करें। ठीक है, जो भी आप लोगों को क्यूरियस लगता है और इंपॉर्टेंट लगता है आप लोग वो अपने डिसीजंस के हिसाब से क्लियर करें। आज हम लोग देखने वाले हैं कि 13 यूनिट्स CSIR नेट लाइफ साइंसेज की ये 13 यूनिट्स कौन कौन सी है। ठीक है, तो आज हम लोग CSIR नेट का सिलेबस करने वाले हैं। तो चलिए आज का ये सेशन शुरू करते हैं और आप लोगों के डिसीजन में थोड़ी क्लियरिटी आए, होप मेरे वीडियो का यही आज का एम है। ठीक है, अगर आप लोगों के डिसीजन मेकिंग में थोड़ी क्लियरिटी आई कि आप लोगों को कौन सी यूनिट कवर करनी चाहिए और कौन सी नहीं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग ह्यूमन बॉडी को देखें, ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी आप लोगों का ये हेड होता है, ये है आपकी बॉडी, थोड़ा फनी डायग्राम है बट कोई बात नहीं। ये है आप लोगों की होल बॉडी, ठीक है, एब्डोमिनल रीजन। तो ये है ह्यूमन बॉडी जो कि आप लोगों की बनी किससे होती है, सेल्स से। ठीक है, तो सबसे पहले अगर ह्यूमन बॉडी को देखें तो यहाँ पे ये बनी होती है सेल से, तो इसलिए आप लोगों का जो यूनिट नंबर 2 है सेल बायोलॉजी का, वो यहीं से इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें आप लोग क्या पढ़ते हैं, इंडिविजुअल सेल्स को पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ से यूनिट नंबर 2 जिसे हम लोग सेल बायोलॉजी कहते हैं तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये है आप लोगों का यूनिट 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक और वेन डायग्राम बना लेते हैं। ये है आप लोगों की क्या, ये है इंडिविजुअल सेल। ठीक है, तो इस सेल का फंक्शनिंग और मैकेनिज्म देखने के लिए आप लोगों को पढ़ना जरूरी हो जाता है सेल बायोलॉजी, जो कि आप लोगों का यूनिट 2 है जिसे हम लोग 2 लिखते हैं। इस सेल के अंदर आप लोगों को चलते हैं कुछ केमिकल प्रोसेसेस। ठीक है, और वो केमिकल प्रोसेसेस कवर करता है आप लोगों का केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री, वो केमिकल प्रोसेसेस को कवर करता है। और ये आप लोगों का कौन सा यूनिट है, यूनिट नंबर 1। तो इसलिए आप लोगों का बायोकेमिस्ट्री भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। और इंडिविजुअल सेल के अंदर ये पूरे केमिकल प्रोसेस चलते हैं और उसे हम लोग पूरे जिस ब्रांच और जिस यूनिट में कवर करते हैं वो है बायोकेमिस्ट्री। इस बायोकेमिस्ट्री के बाद ये सेल के अंदर आता है आप लोगों का न्यूक्लियस। क्या आता है, इस सेल के अंदर आता है एक न्यूक्लियस। ऑब्वियसली सारी जो यूकैरियोटिक सेल हैं उनके अंदर एक है न्यूक्लियस, और उस न्यूक्लियस के पास क्या है, उस न्यूक्लियस के पास है आप लोगों का जेनेटिक मटेरियल जिसे हम लोग क्या कहते हैं, DNA और RNA। ठीक है, इंडिविजुअल सेल, तो उस इंडिविजुअल सेल्स के पास जेनेटिक मटेरियल होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, DNA। तो इस DNA की स्टडी हम लोग DNA या फिर अगर दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखें या फिर वायरस को देखें तो उनके पास होता है RNA।
प्लांट सेल के पास भी, कुछ प्लांट सेल के पास होते हैं आरएनए। तो जितने भी वायरसेस होते हैं उनके पास डीएनए या फिर आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। तो इस इंडिविजुअल सेल के पास होगा जेनेटिक मटेरियल, जिसे हम लोग डीएनए आरएनए नहीं लिख के जेनेटिक मटेरियल लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हुआ इनके पास जेनेटिक मटेरियल। और इस जेनेटिक मटेरियल मटे ये होता है आप लोगों के पास जेनेटिक मटेरियल। और इस जेनेटिक मटेरियल को हम लोग स्टडी किसके अंडर करते हैं, यानी कि स्टडी ऑफ डीएनए आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस एक्सप्रेशन, ये सब कहाँ होता है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, जो कि आप लोगों का क्या है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जो कि आप लोगों का यूनिट नंबर 3 है, ठीक है। तो यहाँ से इतनी क्लियरिटी हो गई कि ये तीन यूनिट तो करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिविजुअल सेल के लेवल पे ये तीनों यूनिट हम लोगों की इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके बाद ये सेल अपने नेबरिंग सेल के साथ क्या करती है, कम्युनिकेट। तो यहाँ पे एक और सेल बना लेते हैं, ठीक है। तो हर एक कोई भी ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो वो सिंगल सेल से तो बना नहीं है, वो बना है मल्टीपल सेल से। मल्टीपल सेल आपका क्या बनाती है, टिश्यू, और टिश्यू से आपका क्या बनता है, ऑर्गन। तो इनके बीच में होता है एक कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन। और ये कम्युनिकेशन इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल दूसरी नेबरिंग सेल से भी हो सकता है, ठीक है। तो इंटरनली भी इन्हें जरूरत पड़ती है कम्युनिकेट करने की। तो ये कम्युनिकेशन आप लोगों का इंटरनल भी होता है, कम्युनिकेशन, और एक्सटर्नल भी होता है। तो ये दोनों यूनिट, इन दोनों मतलब ये जो इंटरनल कम्युनिकेशन है और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है अपने नेबरिंग सेल से, इस टॉपिक को कवर करता है आपका यूनिट नंबर 4, जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, सेल सिग्नलिंग, सेल सिग्नलिंग। और इसी यूनिट में आपका आता है इम्यूनोलॉजी। क्या आता है, इम्यूनोलॉजी। तो इम्यूनोलॉजी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी सेल होती है उसका अपना डिफेंस मैकेनिज्म होता है, दूसरे जो एक्सटर्नल सेल्स हैं या फिर दूसरे जो फॉरेन सेल्स हैं जो हमारी इंडिविजुअल सेल को हार्म करने का काम करती हैं, तो उसके पास अपना डिफेंस मैकेनिज्म होता है, ठीक है। तो वो डिफेंस मैकेनिज्म और वो पूरा सिस्टम कैसे फंक्शन करता है वो पढ़ते हैं हम लोग इम्यूनोलॉजी में, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का ये 4 यूनिट तो इंपॉर्टेंट हो जाता है कवर करना। अगर ये आपका कोई भी तरह का फॉरेन वायरस है और ये इस सेल को हार्म करने के लिए आ रहा है, तो इस सेल के पास अपना डिफेंस मैकेनिज्म होगा और इस सेल की पिटाई कर देगा। और इस सेल, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी इंडिविजुअल सेल फंक्शन करेगी, इस सेल के पास भी अपना डिफेंस मैकेनिज्म होगा और वो इस सेल की भी पिटाई करने की कोशिश करेगी, और जो स्ट्रॉन्गेस्ट सेल होगी वो एंड में जीत जाएगी, ठीक है। तो ये पूरा सिस्टम, ये पूरा कम्युनिकेशन हम लोग किसमें पढ़ते हैं, इम्यूनोलॉजी में। तो यहाँ से आप लोगों का बॉडी डिफेंस सिस्टम इंपॉर्टेंट हो जाता है इम्यूनोलॉजी में, जो कि आप लोगों का क्या, कौन सा पार्ट है, इम्यूनोलॉजी, जो कि आप लोगों का पार्ट है यूनिट 4 का। इसी में आप लोग कैंसर भी पढ़ लेते हैं और एपोप्टोसिस भी पढ़ लेते हैं, एपोप्टोसिस भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपका यूनिट 4 एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करता है नेट का। इसके बाद आप लोगों का आता है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी होता है सिर्फ और सिर्फ मदर के वॉम्ब में, ठीक है। क्योंकि वर्टिब्रेट के केस में मदर वॉम्ब और कोई भी और अदर इंडिविजुअल है इनवर्टिब्रेट का केस है, तो जो भी है वो सारी चीजें किस में जाती हैं, एक वॉर्म में, एक इम्ब्रियो में सारे प्रोसेस डेवलपमेंट के होते हैं, ठीक है। तो ये है आपका एक इम्ब्रियो, जिसे मैंने रिप्रेजेंट किया है मदर के वॉर्म में। तो यहाँ पे आप लोगों की चलती है डेव बायो, किस तरह से एक ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से, इस एम्ब्रियो में ये सिंगल सेल जिसे हम लोग जाइगोट कहते हैं, और ये जाइगोट किसका प्रोडक्ट होता है, मेल फीमेल गैमेट के फ्यूजन का, यानी कि फर्टिलाइजेशन का। आफ्टर फर्टिलाइजेशन आप लोगों का फॉर्म होता है जाइगोट, और इस जाइगोट में होते हैं बहुत सारे डिवीजन प्रोसेस, सेल कम्युनिकेशन के प्रोसेस, एक सेल दूसरी सेल से कम्युनिकेट करती है और अपना फेट डिसाइड करती है। तो यहाँ पे आपके होने वाले हैं ढेर सारे प्रोसेसेस, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जैसे कि आप लोगों का क्लीवेज। इसके बाद क्या होता है, ब्लास्टुला का फॉर्मेशन, और ये सब कहाँ हो रहा है, एक इम्ब्रियो के अंदर, और वो इम्ब्रियो कहाँ पे है, किसी बॉडी के अंदर है, ठीक है। तो उसके बाद ये वर्टिब्रेट का केस है, और दूसरे इनवर्टिब्रेट के केस में क्या होता है वो आप लोग इस पूरी सीरीज में देखेंगे, ठीक है। तो ये है आप लोगों का जाइगोट, जाइगोट से हुआ क्लीवेज, क्लीवेज से हुआ ब्लास्टुला का फॉर्मेशन, ब्लास्टुला, और इस ब्लास्टुला का हुआ गैस्ट्रुलेशन, गैस्ट्रुलेशन, और इसके बाद आपका होता है ऑर्गेनोजेनेसिस, ऑर्गेनोजेनेसिस। और इसके बाद आप लोगों का एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बनता है जिसका बर्थ होता है, और वो
एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आता है, ठीक है, बर्थ। तो ये पूरा प्रोसेस आप लोग किस में पढ़ते हैं, यूनिट नंबर 5 में। तो यहाँ से आप लोगों के लिए डेवलपमेंटल बायोलॉजी क्यों इंपॉर्टेंट होता है वो भी पता चल गया, ठीक है। ये सब कवर होता है डेव बायो में। तो डेव बायो कहाँ पे प्रोसेस है, डेव बायो का प्रोसेस एक छोटी सी जगह दे देते हैं इसमें, जहाँ पे डेव बायो को रख देते हैं, ठीक है। ये हुआ आपका यूनिट नंबर 5। प्लांट फिजियो, प्लांट फिजियोलॉजी तो एकदम डिफरेंट है क्योंकि ये सारे कंडीशंस आपके एनिमल सेल्स में चल रहे हैं, तो प्लांट फिजियो में भी सेम होता है। और ये हुआ आप लोगों का प्लांट फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी। तो यही केस होता है एनिमल्स के केस में और सेम केस होता है प्लांट्स के केस में, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों का प्लांट फिजियोलॉजी एक अलग यूनिट हो जाती है जिसे हम लोग यूनिट नंबर 6 कहते हैं। इसके बाद यूनिट नंबर 6 के बाद आप लोगों का कौन सा टॉपिक आता है, यूनिट नंबर 7 जिसमें है एनिमल फिजियो। तो ओवरऑल ह्यूमन बॉडी की स्टडी करना, तो ये आप देख सकते हैं ओवरऑल आपका क्या है, ह्यूमन बॉडी। तो इस ओवरऑल ह्यूमन बॉडी की स्टडी को हम लोग क्या हाँ पढ़ते हैं, एनिमल फिजियो में, एनिमल फिजियो, जो कि आप लोगों का हो जाता है यूनिट 7, ठीक है। तो यूनिट 7 ये हो गया। तो ओवरऑल ह्यूमन बॉडी या फिर किसी भी वर्टिब्रेट्स की बॉडी की स्टडी, ओवरऑल ऑर्गेनिज्म की स्टडी आपका आ जाता है एनिमल फिजियो में। इसके बाद क्या आता है आप लोगों का, ये यूनिट 7। इसके बाद आता है यूनिट नंबर 8 जो कि है आप लोगों का जेनेटिक्स। जाने ये है आप लोगों का जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में क्या, जब ये बर्थ हो गया, ठीक है, आफ्टर बर्थ कौन से प्रोटीन्स का एक्सप्रेशन हुआ या नहीं हुआ, कौन से फिजियोलॉजिकल अपीयरेंस, ठीक है, कौन से मॉर्फोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल अपीयरेंस प्रोटीन के एक्सप्रेशन के द्वारा, इस प्रोटीन के एक्सप्रेशन के द्वारा देखे गए, एक्सप्रेशन के द्वारा कौन से फिजियोलॉजी यानी फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस अपीयरेंस देखे गए, उनकी स्टडी को हम लोग किस में पढ़ते हैं, जेनेटिक्स में। यानी कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन से कैरेक्टरिस्टिक आफ्टर बर्थ पेरेंट से एक डॉटर सेल में आए, डॉटर सेल में आए, वो सारी होती है स्टडी जेनेटिक्स में, ठीक है। तो ये जेनेटिक्स में थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट भी होता है, तो इसमें होते हैं थोड़े कैलकुलेशंस और थोड़ी ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन और थोड़ा प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन भी होता है क्योंकि हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं कि अगर पेरेंट्स में ये वाले कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो जो फर्दर ऑफ स्प्रिंग होगा उनमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स शो होंगे, प्रिडिक्शन। तो थोड़े होते हैं प्रिडिक्शन। तो ये था जेनेटिक्स आपका यूनिट नंबर 8 जो कि आफ्टर बर्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, चाहे वो प्लांट्स का केस हो चाहे वो एनिमल्स का केस हो, ठीक है। तो ये था यूनिट नंबर 8। उसके बाद आप लोगों का आता है यूनिट नंबर 9 जो कि होता है डाइवर्सिटी इन लाइफ फॉर्म्स। तो ये भी आप लोगों का एक अलग टॉपिक हो जाता है, तो इसे हम डिफरेंट रख लेते हैं। 9 टॉपिक है आप लोगों का डाइवर्सिटी इन लिविंग फॉर्म्स। इसमें आप लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, कितने डाइवर्स लिविंग फॉर्म्स होते हैं, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो अगर मेरी माने तो डाइवर्सिटी इन लिविंग फॉर्म्स को मैंने हमेशा छोड़ दिया है, यानी ये टॉपिक हम कवर नहीं करते हैं और इसे पढ़ना उतना इंपॉर्टेंट नहीं समझते हैं। पर अगर लैब या प्रैक्टिकल बेसिस पे देखें तो डाइवर्सिटी इन लिविंग फॉर्म्स आना ज़रूरी है, ठीक है। डाइवर्सिटी इन लिविंग फॉर्म्स, लिविंग फॉर्म्स। तो डाइवर्सिटी इन लिविंग फॉर्म्स हो गया। उसके बाद आप लोगों का एक और डिफरेंट टॉपिक आता है यूनिट 10 जिसमें आप लोग पढ़ते हैं एनिमल्स के बिहेवियर। ओ यूनिट 10 है आप लोगों का इकोलॉजी। हाँ मेरे पास सिलेबस है और मैं सिलेबस से देख के आप लोगों को ये बता रही हूँ कि आप लोग अपना डिसीजन ले सके कि आप लोगों को कौन कौन सी यूनिट करनी है। तो ये है आप लोगों का क्या, इकोलॉजी। इकोलॉजी इन्वायरमेंट के बारे में जानना तो इम्पोर्टेंट हो ही जाता है जिस हिसाब से इस वक्त रीसेंट कंडीशन चल रही है। फिर आप लोगों का आता है एनिमल बिहेवियर इवोल्यूशन, यानी कि फिर हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा पास्ट में जाएंगे और देखेंगे किस तरह से एक पूरी प्रोजेनी इवॉल्व हुई, किस तरह से किसी भी जनरेशन का इवॉल्व हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इवोल्यूशन पढ़ेंगे, इवोल्यूशन किस तरह से ह्यूमन बींग्स जो कि स्मार्टेस्ट ऑर्गेनिज्म एनिमल ऑन अर्थ, प्लैनेट अर्थ जाने जाते हैं, उनका इवोल्यूशन हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इवोल्यूशन पढ़ेंगे और पढ़ेंगे एनिमल्स के बिहेवियर, एनिमल्स बिहेवियर, ठीक है। तो ये टॉपिक तो छोटा मतलब कि ये टॉपिक थोड़ा छोटा टॉपिक है, थोड़ा टेक्निकली दिमाग लगा के सोचने वाला टॉपिक है, तो ये टॉपिक करना तो बनता ही है। तो ये टॉपिक छोटा है और जल्दी समझ में आ जाता है, ऑब्जर्वेशन पे के बेसिस पे है। यानी यहाँ पे अगर आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल अच्छी है तो ये टॉपिक आप लोग इजीली कर जाएंगे।
ऑब्जर्वेशन। इसके बाद आता है यूनिट 12 जो कि टोटली माइक्रोबायोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी। और इसमें आप लोगों को पढ़ना होता है फर्मेंटेशन। ठीक है, तो ये टॉपिक आप लोग पे डिपेंड करता है, आप लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह से ग्रो करते हैं, कैसे होता है फर्मेंटेशन, कैसे चलता है, बायो रिएक्टर्स कैसे चलते हैं। अगर ये करना चाहते हैं तो आप लोग ये टॉपिक कर सकते हैं। तो ये जो भी, इसे हम रेड में कर देते हैं, ये दोनों टॉपिक को मैंने तो अब तक कवर नहीं किया और ना ही हम ये दोनों टॉपिक को कवर करते हैं, बट मेरे पास इस टॉपिक की बेसिक नॉलेज है और बेसिक कैलकुलेशन पार्ट को भी हम कवर कर चुके हैं, कैलकुलेशंस। ठीक है, क्योंकि जस्ट इन केस अगर आपके अच्छे टॉपिक्स में से अगर आपको कुछ नहीं आया तो ये ऐसे टॉपिक्स आपको बचा लेते हैं। ठीक है, तो ये है बेसिक कैलकुलेशन जो कि मैंने किया है। तो इसके बाद आप लोगों का आता है यूनिट 13 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, और वो टॉपिक आप कवर करते हैं किसमें। तो यूनिट 13 आपके दो टॉपिक से बना है, एक होता है टूल्स एंड टेक्निक्स। टूल्स एंड टेक्निक्स, अगर आपकी बायोकेमिस्ट्री अच्छी है तो आपकी टूल्स एंड टेक्निक ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी, और अगर आपकी माइक्रोबायोलॉजी अच्छी है तो आपकी आरडीटी भी अच्छी हो जाने वाली है। तो ये टॉपिक आपका कवर करता है यूनिट नंबर 13। ठीक है, तो टूल्स एंड टेक्निक बायोकेमिस्ट्री से हो जाएगी, और आरडीटी हम लोग अप्लाई करते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पे। तो आरडीटी, अगर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी अच्छी है तो ऑब्वियसली आपकी आरडीटी यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी अच्छी होने वाली है। तो होप ये था ओवरऑल आपका डिसीजन मेकिंग, आपकी क्लियरिटी कि किस तरह से आपको सीएसआईआर नेट की कौन कौन सी यूनिट को कवर करना चाहिए। जो इस साइड सारे टॉपिक्स लिखे हैं मुझे वो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट लगते हैं, तो मैंने इनका रिवीजन किया है। और जो इस साइड टॉपिक्स हैं, यानी कि ये जो सिर्फ रेड में है, इन टॉपिक्स को मैं नहीं कवर करती क्योंकि मुझे ये उतने इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं लगते हैं और इनमें मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है, और मुझे इन टॉपिक्स को समझने में थोड़ी डिफिकल्टी आती है। ठीक है, तो इसलिए ये था मेरी स्ट्रैटेजी सीएसआईआर नेट के सारे टॉपिक्स को कवर करने की, और ये था ओवरव्यू कि किस तरह से आप लोगों एक इंडिविजुअल लेवल पे सोच सके, थिंकिंग। ठीक है, तो मुझे लगता है ये तो इतना बेसिक है कि किसी भी बच्चे को समझ में आ जाएगा। ठीक है, बेसिक 9th 10th 11th 12th सभी बच्चों को ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, सीएसआईआर नेट यूनिट में 13 यूनिट्स क्यों है, तो आप लोग लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, कमेंट कर सकते हैं। और आप लोगों को एक चीज़ और दिखानी है, और वो है ये डायग्राम जो मैंने बनाया था इसे ही इस टॉपिक को कवर करने के लिए। ठीक है, तो ये है वो डायग्राम जिसे मैंने अपनी इमेजिनेशन से बनाया था सिर्फ इस ओवरव्यू के लिए। ठीक है, तो होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल, और अपना तो नारा जमे रहो, और कंसिस्टेंसी इंप्रूव्स योर इंटेलिजेंस।